गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत जिसका पेपर कोड है 9101। आज इसमें हम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित जो पाठ्यक्रम है इसका बीएड फर्स्ट ईयर का, उसकी 4 यूनिट पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व, जिसे हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम इसमें व्यक्तित्व की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। व्यक्तित्व को इंग्लिश में आम बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व की जगह हम पर्सनैलिटी शब्द का ज़्यादा प्रयोग में कर लाते हैं, और वर्तमान समय में भी हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को उसके पर्सनैलिटी शब्द या उसके गुणों को हम उसकी पर्सनैलिटी के अंदर समाहित मानते हुए उसकी पर्सनैलिटी शब्द से ही संबोधित करते हैं, चाहे वो उसकी विशेषताएं हो या उसकी गुण हो। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के विशेषताएं और गुण को हम उसके व्यक्तित्व के संदर्भ में आकलन करते हैं। इसके बारे में कई प्रचलित मान्यताएं भी हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर हम आज बहुधा व्यक्तित्व के गुणों के रूप में हम पर्सनैलिटी शब्द को ही प्रयोग में लाते हैं। आज यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति का पर्याय पर्सनैलिटी शब्द हो गया है। व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसका रूप, रंग, कद, बनावट, मोटा है या पतला है, तो इस प्रकार ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे व्यक्तित्व को इंगित करते हैं। और जिस व्यक्ति की जितनी अच्छी शारीरिक संरचना होगी, उसका व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली माना जाता है, और इसके अंतर्गत व्यक्ति में जितने विशेषताएं और गुण होंगे वह भी उसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं, उसको अलग से आंकलित नहीं किया जाता है। वह भी पर्सनैलिटी शब्द के अंतर्गत पर्सनैलिटी का ही एक भाग माना जाता है। तो जिसकी पर्सनैलिटी जितनी प्रभावशाली होगी वो समाज में उतना ही प्रतिष्ठित भी माना जाता है। तो इस प्रकार गुणों की जब हम बात करते हैं तो इस पर्सनैलिटी शब्द के अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों को भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो आज हम इसके कंसेप्ट को लेते हुए हमें देखते हैं कि सबसे पहले जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ने व्यक्तित्व शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दिया। यानी सबसे पहले व्यक्तित्व को हम व्यक्ति की शारीरिक संरचना के रूप में ही देखते थे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है। लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक जो मनोविज्ञान की ही एक शाखा कही जा सकती है, उसका डेवलपमेंट हुआ, और ये साइंस का भी एक तरह से हम कह सकते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जो साइंस है उसके अंदर भी इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसके कुछ कोर्स कंटेंट साइंस और साइकोलॉजी में कॉमनली रखे जाते हैं, जो बेसिकली मनोविज्ञान की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ने व्यक्तित्व शब्द के जो मीनिंग था उसको धीरे धीरे परिवर्तित करना शुरू कर दिया, और आज के समय में हम जो इसकी पुरानी अवधारणाएं रही थी, जो केवल शारीरिक संरचना को ही ज़्यादा महत्व देती थी, अगर हम इसकी पुरानी मान्यताओं को लेते हैं तो इसके अर्थ जब आएगा उसमें काफ़ी चीज़ें इसके कंसेप्ट को क्लियर कर देगी। तो इस प्रकार इस पुरानी जो इसकी मान्यताएं रही, अवधारणाएं रही पर्सनैलिटी को लेकर के, उसको मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ने चेंज ला दिया कि पर्सनैलिटी केवल शारीरिक संरचना ही नहीं, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे कारक भी सम्मिलित होते हैं। इसी संदर्भ में गैरिसन
कॉल और अन्य के अनुसार, मतलब उन्होंने एक बेसिकली बात कही है इस पर्सनैलिटी को लेकर के। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व संपूर्ण मनुष्य है, व्यक्तित्व संपूर्ण मनुष्य है। यानी हम जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसके अंदर हम व्यक्तित्व को ही संपूर्ण मनुष्य की रूप में देखते हैं या उसमें आंकलित करते हैं। उसकी स्वाभाविक अभिरुचि तथा क्षमताएं जो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से उसका इंटरेस्ट होता है और उसकी क्षमताएं और उसके भूतकाल के अनुभव और उसके भूतकाल के अनुभव जो उसने अतीत से अपने एक्सपीरियंसेस जो गेन किए हैं वो, तो भूतकाल के अनुभव में अर्जित किए गए ज्ञान जिसमें अधिगम आता है, क्योंकि जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं उसे मनोविज्ञान की शब्दावली में अधिगम कहते हैं, अर्थात सीखना। और अधिगम फल माना जाता है। तो इस अधिगम फल में इन कारकों का संगठन तथा समन्वय व्यवहार प्रतिमानों आदर्श मूल्यों तथा अपेक्षाओं की विशेषताओं से पूर्ण होता है। तो जो गैरिसन, कॉल्सी और अन्य विद्वानों ने कहा है कि जो पर्सनालिटी है वो हम संपूर्ण मनुष्य के रूप में हम पर्सनालिटी को देखते हैं। और उसके अंदर उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से उसकी जो रुचियां हैं, पसंद नापसंद है, और उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, जो वो क्षमताओं को अर्जित करता है और उसके भूतकाल के अनुभव है, उन अनुभवों के द्वारा जो भी वो ज्ञान प्राप्त करता है या अधिगम प्राप्त करता है, तो वो इन कारकों का संगठन है जिन कारकों से व्यक्ति की पर्सनालिटी बनती है। तो इन कारकों के संगठन और समन्वय व्यवहार, जो कोऑर्डिनेशन है व्यवहारों का, वो जो प्रतिमान यानी मॉडल, आदर्श, मूल्य और अपेक्षाओं की विशेषताओं से
पूर्ण होता है। यानी पर्सनैलिटी के अंदर व्यक्ति के व्यवहार के प्रतिमान, जो उसको सही लगता है, जो मॉडल है, जो समाज द्वारा स्वीकार्य है कि ये इस तरह का बिहेव होना चाहिए, वो व्यवहार के मॉडल और समाज के जो आइडियल है वो चीजें, मूल्य और अपेक्षा है जो समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता है, उसकी विशेषताओं उससे संदर्भ में जो उसकी पर्सनालिटी को पूर्ण बनाती है, एक कंप्लीट बनाती है, तो उन्हीं को ही उन्होंने क्या कहा है, पर्सनालिटी माना है। और पर्सनालिटी को ही उन्होंने संपूर्ण मनुष्य की संज्ञा भी दी है। तो इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य में विज्ञान में इसके जब एक डेफिनेशन इन्होंने दी, तो जो पूर्व की अवधारणाएं पर्सनैलिटी को लेकर के प्रचलित थी वो धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो गया। अब आता है व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व को इसे इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी शब्द से जानते हैं। और ये पर्सनैलिटी शब्द जो है यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। और पर्सोना शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ है नकाब यानी मास्क, जो हम चेहरे पर लगाते हैं। तो इस प्रकार इंग्लिश में व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी शब्द से जाना जाता है। और ये पर्सनैलिटी शब्द यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से बनता है, जिसका अर्थ है नकाब, या एक और शब्द इसका हम जोड़ सकते हैं नकली चेहरा। नकली चेहरा। तो इसकी ये जो कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनानी भाषा से ही निकला है, तो यूनान के अंदर जब भी कोई नाटक या प्ले होता था तो उसके अंदर जो भी कलाकार थे वो अपने फेस पर नकाब या मास्क पहनकर अपनी परफॉर्मेंस उस नाटक में प्ले करते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति उनके वास्तविक चेहरे को ना देख पाए। और जो भी वो नाटक में पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे राजकुमारी का हो या सेनापति का हो या जो भी XYZ जो यूनान के अंदर प्लेज होते हैं उसके अनुसार, चाहे किसी राजकुमारी का हो, तो केवल व्यक्ति का फोकस जो है, जो दर्शक उन्हें देखे, वो केवल उसके उस नकाब के आधार पर उसकी उस पर्सनालिटी को देखे, उसके वास्तविक चेहरे को नहीं देखे। वहीं से ही ये शब्द उस वक्त पर्सोना के नाम से ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो इस प्रकार ईसा के या जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व के पहली शताब्दी में एक व्यक्ति रहे हैं, इनका नाम है सिसरो। ये सिसरो लेखक भी थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। कूटनीतिज्ञ भी थे। तो इन्होंने पर्सनैलिटी शब्द के लिए अपने विवेचन दिए। तो सिसरो ने व्यक्तित्व के संबंध में निम्नलिखित विवेचन किया। ठीक है,
तो वो जो निम्नलिखित है मैं इसको रब करके यहाँ लिख रही हूँ। तो इन सिसरो ने जो कहा, सबसे पहली इन्होंने बात कही कि व्यक्ति जैसा है, यानी व्यक्ति जैसा है वैसा जैसा उसे दूसरे लोग देखते हैं। व्यक्ति जैसा है वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा देखा जाता है। उन्होंने जो भी अपने उसका रूप रंग है, वेशभूषा पहनावा है, उसका शारीरिक संरचना जो है जैसी है वह दूसरों के द्वारा देखा जाता है। तो जबकि वास्तव में वह वैसा नहीं है। तो ये सिसरो महोदय ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा देखा जा रहा है वह वास्तव में वैसा नहीं होता। ये इन्होंने फर्स्ट बात कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि वह कार्य जो जीवन में कोई करता है, जो भी कार्य जीवन में करता है, जैसे कि दार्शनिक। अब उन्होंने दूसरी बात ये कही कि वह कोई भी कार्य है जो व्यक्ति अपने जीवन पे करता है, जैसे दार्शनिक लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया कि दार्शनिक लोग अपनी जो सोच रखते हैं, अपने विचार जो रखते हैं, वो पूर्णतः दर्शन पे आधारित अपनी एक विचारधारा होती है और उसी के आधार पर वो विद्वान लेखकगण बनते हैं। तो उसी के आधार पर उनकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। अब तीसरी बात जो व्यक्तित्व के संबंध में सिसरो महोदय ने कही, वह कही कि व्यक्तित्व गुणों का संकलन, व्यक्तित्व गुणों का संकलन जो एक मनुष्य को उसके कार्य के योग्य बनाता है। तो तीसरी बात जो है सिसरो महोदय ने कही कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं और इसलिए उन्होंने व्यक्तित्व को गुणों का संकलन बताया है। जो एक मनुष्य उसके जीवन में जो भी वो काम करता है उसके योग्य बनाने के लिए गुण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी मैं कोई भी काम करूं, चाहे टीचिंग प्रोफेशन करूं, चाहे एनीथिंग एल्स, कोई भी प्रोफेशन करूं, उस प्रोफेशन को करने में मेरे व्यक्तित्व के गुणों का ही योगदान होगा और उसी गुणों के आधार पर मैं उस कार्य को करने के
योग्य होंगी, ये उन्होंने माना। चौथी बात उन्होंने बोली विशेषता और सम्मान। विशेषता और सम्मान। तो सिसरो ने कहा कि चौथा जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का विवरण है उसमें विशेषता और सम्मान, कि जो भी व्यक्ति के अंदर विशेषताएं होती है जिसके द्वारा उसे सम्मान की प्राप्ति होती है वही व्यक्तित्व है। जैसे कवि है, लेखककार है, तो उनके अंदर उनके जो कवि के जो गुण हैं वो विशेषताएं हैं और जिसके द्वारा उन्हें सम्मान की प्राप्ति होती है आगे चल करके, वही उसकी पर्सनैलिटी का द्योतक होता है। इस प्रकार 14वीं शताब्दी में जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास होता गया, या यूं कहें कि हम जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता गया, तो पर्सनैलिटी शब्द जो कि व्यक्तित्व का एक तरह से अंग्रेजी अर्थ है, तो व्यक्ति के गुण, विशेषताएं और इन्हीं को सम्मिलित करते हुए आगे चल करके 14वीं शताब्दी के पश्चात और 14वीं शताब्दी से पहले व्यक्तित्व के लिए पर्सोना शब्द का प्रयोग किया जाता था, और 14वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे पर्सोना शब्द का रूप परिवर्तित होकर के व्यक्तित्व के लिए पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार पर्सनैलिटी के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम इतनी ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पर्सनैलिटी के इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आज के असाइनमेंट के रूप में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि व्यक्तित्व का अर्थ बताते हुए सिसरो द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व की बातों का उल्लेख कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इस असाइनमेंट के आधार पर आपको व्यक्तित्व के अर्थ बताते हुए उसके अंतर्गत जो उसका मीनिंग है वो आपको क्लियर करना है। साथ ही सिसरो महोदय ने जो भी 4 महत्वपूर्ण बातें व्यक्तित्व के अंतर्गत बताई है उसका भी उल्लेख करना है। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।